चैप्टर की शुरुआत में दिखाते हैं कि कुछ लोग ये को अपने साथ कंपनी के जनरल मैनेजर के पास लेकर जाते हैं। उसे वहाँ पर देखकर वो कहता है कि फाइनली तुम आ ही गई, मैं तो इंतजार कर करके बोर हो गया था। तभी वो चेयर पर बैठते हुए कहती है कि अब ये सब क्या नाटक है। वो जिसका नाम जुंगफू लू होता है वो कहता है कि तुम एक डेविल हो और मैं सभी एम्प्लॉय को तुमसे बचाऊंगा। ये बोलकर वो उसे एक पेपर साइन करने के लिए देते हुए कहता है कि तुम इस पर साइन करके खुद को चेयरमैन के रोल से क्विट करके मुझे अपना रिप्लेसमेंट रिकमेंड करो। ये कहती है अगर तुम चेयरमैन बन भी जाते हो तो भी तुम अपने लिमिटेड शेयर के कारण बोर्ड को कंट्रोल नहीं कर पाओगे। वहीं पर लॉरेंस और फैंग जल्दी से आ रहे होते हैं और वहीं पर जिंगफू लू उससे कहता है कि तुमने मेरे डिटर्मिनेशन को अंडर एस्टिमेट किया है। ये बोलकर वो उसे पेपर देखने के लिए देता है। उसे देखकर वो कहती है वोटिंग राइट असाइनमेंट एग्रीमेंट, तुम तो कोई बेवकूफ़ लग रहे हो। बोर्ड के सभी मेंबर को इसे अप्रूव करना पड़ेगा तब जाकर ये काम करेगा। सिर्फ हम दोनों के बीच में किया गया एग्रीमेंट इनवैलिड होगा। और वैसे भी तुम्हें क्या लगता है कि तुम सभी बोर्ड के मेंबर को कन्विंस कर लोगे? वो कहता है हाँ मैं कन्विंस कर सकता हूँ, तुम सिर्फ देखते जाओ। वहीं पर वो दोनों आते हुए बोल रहे होते हैं कि मुझे ये सिचुएशन कुछ ठीक नहीं लग रहा है। तभी वो लोग देखते हैं कि वहाँ का सीढ़ी भी टूटा हुआ होता है, इसलिए वो लोग दूसरे तरफ की सीढ़ी से जाते हैं। और जब वो लोग लगभग पहुंचने ही वाले होते हैं कि तभी ग्रीन हेयर उनके ऊपर झूमर गिरा देता है, लेकिन वो लोग उससे बच जाते हैं। उन्हें सर्वाइव करता देखकर वो कहता है कि तुम लोग लकी थे इसलिए बच गए, लेकिन ये मेरा इलाका है इसलिए यहाँ से आगे तुम लोग नहीं जा सकते हो। तभी लॉरेंस फैंग को आगे जाने के लिए कहता है और आगे कहता है कि मैं इसे संभाल लूँगा और उसे एक नोट भी देता है, इसलिए वो वहाँ से चला जाता है। वहीं पर लॉरेंस उससे कहता है कि मैं तुम्हें नहीं जानता हूँ, लेकिन हम लोग पिछली बार जैसे मिले थे अब मुझे तुमसे डर नहीं लग रहा है। ये सुनकर वो भड़क जाता है और ब्लेड्स निकाल लेता है, लेकिन लॉरेंस उसका मजाक उड़ा देता है कि मैं तो डर ही गया, इसलिए वो उस पर हमला कर देता है, लेकिन वो उससे बहुत ही आसानी से अवॉइड कर देता है। और तभी वो कुछ स्ट्रिंग से निकालकर उसका फेस को फंसाने की कोशिश करता है, लेकिन वो वुल्वरिन जैसा कुछ नाइफ्स निकालकर उसे काट देता है। ये देखकर ग्रीन हेयर काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है। लॉरेंस कहता है कि मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता हूँ। तभी वो फिर से ब्लेड्स निकाल लेता है, लेकिन उसके अटैक करने से पहले ही वो उसके नेक पर अपना नाइफ रख देता है और दूसरे से उसका गन छीन लेता है, लेकिन वो उसे कुछ भी नहीं करता है, जिससे वो थोड़ा सा हैरान होता है। तभी वो अपना हथियार हटा लेता है और कहता है कि अब तक तो फैंग काफ़ी दूर पहुंच चुका होगा और उठने में उसका हेल्प करने लगता है। वहीं पर फैंग जा ही रहा होता है कि तभी रास्ते में उसे ब्लू हेयर मिलता है। वो वहाँ से उतरते हुए कहता है कि ग्रीन हेयर के होने के बावजूद भी कोई वहाँ से निकल गया। फैंग पूछता है क्या तुम भी जुंगफू लू के लिए ही काम करते हो? वो कहता है कि हाँ मुझे मेरे बॉस ने भेजा है, लेकिन मैं उससे ज़्यादा पसंद नहीं करता हूँ। तभी वो आगे आते हुए कहता है कि अब काम का वक्त हो गया है। ये बोलकर वो उस पर 2-4 पंचेस से हमला कर देता है, लेकिन फैंग उसे डॉज कर लेता है और हैरानी से पूछता है ये कैसे हो सकता है? ब्लू हेयर कहता है कि तुम बच गए, काफ़ी इंप्रेसिव था। फैंग कहता है कि मुझे इसकी उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी कि मेरे मेंटोर के अलावा कोई और भी ऐसा कर सकता है। ब्लू हेयर कहता है कि मुझे एक बार और ट्राई करने दो। ये बोलकर वो काफ़ी स्पीड में आकर उस पर अटैक कर देता है, जिससे वो दीवार से जाकर टकरा जाता है और उसे देखकर कहता है इतनी जल्दी खत्म, मैंने तो अभी अपना बेस्ट भी ट्राई नहीं किया है। तभी फैंग उस पर चेयर फेंक कर हमला करता है, लेकिन वो उससे बच जाता है और वो उसे एक पिलर तोड़कर मारता है और सोचता है कि शायद मैंने उसे कुछ ज़्यादा ही जोर से मार दिया, अब तो उसका चटनी बन गया होगा। तभी वो ये देखकर हैरान होता है कि वो मरा नहीं होता है, इसलिए वो पूछता है कि कोई भी आम बंदा इस हमले से नहीं बच सकता है, आखिर तुम कौन हो? फैंग कहता है कि मैं सिर्फ इतना ही कह सकता हूँ कि मेरे मेंटोर काफ़ी महान है। तभी वो फिर से फैंग पर हमला कर देता है, जिससे वो दूर जाकर गिरता है और उसका ब्लूटूथ भी निकल जाता है। ब्लू हेयर उससे कहता है कि अब तक तो जुंगफू लू अपना काम कर ही लिया होगा, ज़्यादा चिंता मत करो, मैं तुम्हें मारूंगा नहीं, क्योंकि अभी मुझे तुमसे कुछ पूछना है। वहीं पर फैंग उठने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन वो उठ नहीं पा रहा होता है। तभी ब्लू हेयर वहाँ से जाने लगता है, लेकिन तभी ब्लूटूथ से जुंगफू लू का हंसने का आवाज़ सुनाई देने लगता है। ये सुनकर ब्लू हेयर वहीं पर गिर जाता है और सोचने लगता है कि जब भी मैं उसका हंसी सुनता हूँ मुझे उल्टियाँ होने लगती है। उसे उल्टी करते देखकर फैंग को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है कि आखिर उसे हो क्या गया है। तभी ब्लू हेयर किसी तरीके से उठने की कोशिश करने लगता है, लेकिन फिर से जुंगफू लू की हंसी की आवाज़ जोर जोर से सुनाई देने लगती है। ये सुनकर फिर से उसका शुरू हो जाता है और अब फैंग को कुछ समझ में आने लगता है, इसलिए वो थोड़ा सा स्ट्रगल करते हुए उठता है और इविल स्माइल के साथ ब्लूटूथ लेकर उसकी तरफ बढ़ने लगता है। ये देखकर वो डरते हुए पूछता है कि आखिर तुम्हारा इरादा क्या है? फैंग कहता है वही जो तुम सोच रहे हो। ये बोलकर वो ब्लूटूथ उसके कान में लगाकर वहाँ से चला जाता है और जाते हुए सोच रहा होता है कि मैंने अभी तक वो नहीं पढ़ा है जो लॉरेंस ने मुझे दिया था। ये बोलकर वो पढ़ने लगता है, जिसमें लिखा होता है कि उसके फादर के डेथ के बाद लेडी ये काम के बाद खुद को अपने ही रूम में बंद करके रखती थी। वो 1 साल तक उस ट्रॉमा से बाहर नहीं निकल पाई थी, इसलिए हम सभी लोगों को थोड़ी सी चिंता होने लगी थी। लेकिन फिर याव याव आई थी, उसके कंपनी के कारण वो फिर से नॉर्मल होने लगी थी। इतना पढ़कर वो कहता है कि मुझे नहीं पता था कि उसके साथ इतना कुछ हुआ है। खैर जो भी हो, मेरा काम है उसे सेफ रखना।
तभी वो देखता है कि उसमें और कुछ भी लिखा हुआ है, इसलिए वो पढ़ना कंटिन्यू करता है, जिसमें आगे लिखा होता है कि मैंने यानी कि लॉरेंस ने अपनी लेडी की खातिर उस लड़की का बैकग्राउंड को चेक किया था। मुझे उस लड़की के बारे में कुछ अजीब पता चला और उसके बाद वो लड़की गायब हो गई और तुम्हारा दोस्त इवान चैंग ने मुझे उस रात के बारे में कुछ और बताया था और मुझे पता चला कि ये सब पढ़कर फैंग काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है। इसके बाद ऑफिस का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ये कहती है मैं साइन करने के लिए तैयार हूँ। ये सुनकर जुंगफू लू हंसते हुए कहता है कि जैसे ही तुम इस पर साइन करती हो अग्रीमेंट इफेक्टिव हो जाएगा। ये आगे कहती है लेकिन इसका कोई भी फायदा नहीं होगा। वहीं पर फैंग को दिखाते हैं जहाँ पर वो ये जानकर हैरान होता है कि लॉरेंस का अनुसार याओ याओ मरी नहीं है, इसलिए वो इसके बारे में ये सब पूछने के बारे में सोच रहा होता है। वहीं पर ये को दिखाते हैं जो उससे बोल रही होती है कि वैसे भी मैं उन शेयर होल्डर्स पर यकीन ही नहीं करती थी, इसलिए मैंने उन सभी लोगों का स्टैम्प गायब कर चुकी हूँ। ये सुनकर वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है और उससे बोलने लगता है कि आखिर तुमने स्टैम्प कहाँ रखा है, मुझे बताओ, मैं किसी को लाने के लिए भेजता हूँ। वो कहती है क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं तुम्हें बता दूंगी, वैसे भी बिना मेरे परमिशन के कोई भी मेरे घर में नहीं जा सकता है। तभी जुंगफू को ग्रीन हेयर कॉल करता है और गुस्से में चिल्लाते हुए आंसर करता है कि कौन है। तभी ग्रीन हेयर उससे कहता है कि बटलर ने अपने मास्टर को धोखा देकर स्टैम्प से लेकर आ गया है। ये सुनकर वो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है और पागलों जैसा हंसने लगता है, इसलिए वो उससे पूछती है क्या तुम पागल हो गए हो। वो कहता है अब तुम्हारा खेल खत्म। ये बोलकर वो मोबाइल उसके सामने रख देता है जिसमें वीडियो कॉल में वो लॉरेंस को स्टैम्प के साथ देखती है। ये देखकर वो भड़क जाती है और चिल्लाने लगती है कि तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या। लॉरेंस कहता है कि जब मिस्टर अपनी आखिरी सांस ले रहे थे तब मैं सिर्फ यंग मैन था, उन्होंने मुझे आपका ख्याल रखने के लिए कहा था। अब 8 साल हो गए हैं और अभी भी मैंने उनका एक वर्ड्स भी नहीं भूला हूँ। ये गुस्से में उससे कहती है तो तुमने मुझे धोखा क्यों दिया। लॉरेंस कहता है कि आपके फादर ने मुझे आपको प्रोटेक्ट करने के लिए कहा था, आपकी कंपनी को नहीं। बिजनेस की तरफ आपका डेडिकेशन ने आपके लाइफ को बर्बाद कर दिया है, आप देख नहीं पा रहे हैं, लेकिन मैं आप ही का हेल्प कर रहा हूँ आपको ढूंढने में। तभी जुंगफू लू ग्रीन हेयर को स्टैम्प लाने के लिए बोलता है और ये से कहता है कि अब हमें सिर्फ तुम्हारा सिग्नेचर चाहिए। ये बोलकर वो हंसने लगता है और तभी जुंगफू लू का एक चमचा ये का हाथ पकड़कर उसका थंब का प्रिंट पेपर पर ले लेता है और वो रजिस्ट इसलिए नहीं करती है क्योंकि लॉरेंस को उसके धोखा देने से वो काफी ज्यादा शौक में चली गई होती है। ये सब देखकर वो काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाती है और वहीं पर गिर जाती है। तभी कोई उनका डोर नॉक करता है, उन्हें लगता है कि ग्रीन हेयर वहाँ पर आ गया है, इसलिए उसका एक बंदा जाकर गेट खोलता है, लेकिन वहाँ पर फैंग होता है जो उसे किक मारकर नॉकआउट कर देता है। उसे देखकर वो लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। फैंग उससे कहता है कि मैं तुम्हारे लिए ऑर्डर लेकर आया हूँ। जुंगफू कहता है लेकिन मुझे नहीं चाहिए। फैंग कहता है कोई बात नहीं, मैं ही इसे खा लूंगा। तभी वो पूछता है कि नीचे वाले बंदे का क्या हुआ। फैंग कहता है तुम्ही ने उसे मार दिया। ये देखकर जुंगफू लू कुछ सोचकर अपने बंदों को उसे मारने का ऑर्डर देता है, लेकिन फैंग उन सभी लोगों को बहुत ही आराम से संभाल लेता है और बोलता है कि तुम लोग नीचे वाले बंदे से भी काफी कमजोर निकले। वहीं पर जुंगफू लू इमरजेंसी एग्जिट से भाग जाता है और ये बोल रहा होता है कि वैसे भी मुझे जो चाहिए था मुझे वो मिल गया, अब लेडी ये मरे या बच्चे मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये बोलकर जो बम वो बिल्डिंग में लगाया होता है उसे ब्लास्ट कर देता है। तभी फैंग ये को उठाने की कोशिश करने लगता है, लेकिन वो शॉक में चली गई होती है। तभी रिंग बजने लगती है जिससे फैंग को पता चल जाता है कि बिल्डिंग में आग लग गई है, इसलिए वो उसे उठाने लगता है कि जल्दी से यहाँ से चलो, बिल्डिंग में आग लग गई है। ये सुनकर वो स्ट्रगल करते हुए उठती है और उससे कहती है कि मुझे उसे अपने साथ लेकर जाना ही पड़ेगा। फैंग उससे कहता है कि भूल जाओ उसे, अभी जान बचाना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये उसका हाथ हटाते हुए कहती है कि वो चीज़ मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तभी फैंग चिल्लाने लगता है कि भूल जाओ उसे, यहाँ पर जिंदगी और मौत का सवाल है, तुम फिर से नया खरीद सकती हो। ये सुनकर ये उसे एक थप्पड़ मार देती है और रोते हुए कहती है कि तुम नहीं समझोगे। ये बोलकर वो सीधा वहाँ से निकल जाती है और वहीं पर फैंग का दिमाग बहुत ही ज़्यादा खराब हो गया होता है और उसे उस पर बहुत ही गुस्सा आ रहा होता है। वहीं पर ये अपने ऑफिस में जाते हुए सोच रही होती है कि मुझे किसी भी तरीके से ये करना ही पड़ेगा। वो अपने ऑफिस में जाकर यहाँ वहाँ देखती है तो उससे वो तिजोरी मिल जाती है। चाबी निकालते हुए वो सोच रही होती है कि आई होप कि वो अभी भी इसी में हो, और वो उसी में होता है। वो लेकर वो थोड़ी सी चैन की सांस लेती है और तभी उसे रियलाइज होता है कि वो अभी बहुत ही बड़ी मुसीबत में फंस गई है, इसलिए वो किसी भी तरीके से वहाँ से निकलने के बारे में सोचने लगती है, लेकिन सभी तरफ का रास्ता बंद होता है। तभी वो खिड़की से भागने के बारे में सोचती है, लेकिन तभी उसे याद आता है कि वो अभी 40th फ्लोर पर है, अगर वहाँ से वो जंप करती है तो वो बच नहीं पाएगी। और तभी वो अपने फादर को याद करके वहीं पर बैठकर रोने लगती है। वहीं पर फैंग उसे ढूंढते हुए सोच रहा होता है कि कितना विलफुल लेडी है। तभी वो दरवाजा तोड़कर अंदर चला जाता है। उसे देखकर वो पूछती है क्या तुम मेरे लिए आए हो। वो अपना रुमाल निकालते हुए उससे कहता है कि तुम अपना गुस्सा कंट्रोल करना कब सीखोगे, और उसे अपना रुमाल देते हुए कहता है कि अपना सांसें संभालो, यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा धुआं है। ये बोलकर वो उसे उठाकर वहाँ से लेकर जाने लगता है, लेकिन वो देखते हैं कि वहाँ के चारों तरफ का रास्ता बंद होता है, इसलिए वो उसे दूसरे तरफ से जाने के लिए कहती है। इसलिए फैंग उसे जल्दी जल्दी वहाँ से लेकर भागने लगता है। तभी वो उससे कुछ कहने की कोशिश करती है, लेकिन वो कहता है कि हम लोग लगभग पहुँच ही गए, ज़्यादा बातें मत करो। तभी उसे एग्जिट दिख जाता है। वो वहाँ से जाने ही लगता है कि तभी वहाँ पर मलबा गिर जाता है, इसलिए अब वो लोग वहाँ से नहीं जा सकते हैं। लेकिन तभी उसे दूसरा रास्ता दिखता है और वो लोग उसी गेट से बाहर निकल जाते हैं और वो लोग छत पर पहुँचते हैं। फैंग उससे
उससे कहने की कोशिश करता है कि हम लोग बच गए, लेकिन वो देखता है कि वो बेहोश हो गई है और तभी वहाँ पर एक जोरदार एक्सप्लोजन होने वाला होता है। इसलिए फैंग बिना ज़्यादा कुछ सोचे उसे लेकर स्विमिंग पूल में कूद जाता है और चूंकि वो बेहोश होती है इसलिए वो डूबने लगती है। फैंग उसे बचाने की कोशिश करता है लेकिन वो खुद भी बेहोश होने लगता है और बेहोश होने से पहले वो लॉरेंस को देखता है और यहीं पर इस चैप्टर की एंडिंग हो जाती है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट, शेयर के साथ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ गुड डे।